नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह। न्यूज़ 18 के लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच की जंग के बारे में। एक तरफ जंग छिड़ी हुई है और दूसरी तरफ यूरोपियन संसद ने आज यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए यूक्रेन की अर्जी को आज स्वीकार कर दिया है। और भारतीय आईएसटी के अनुसार, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार आज रात 9 बजे अभी से कुछ दिन देर बाद ही के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। क्या उसके ऊपर वर्डिक्ट आया है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल रूस जो है इस वक्त फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और इसके खामियाजा क्या हो सकता है वो भी देखने वाली बात होगी। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ 18 के सीनियर एडिटर अरुण पांडे जुड़ रहे हैं और फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स देखने के लिए गुलरेज शेख हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डिफेंस एक्सपर्ट इंद्रजीत सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं पांडे जी के पास चलूंगी, उनसे जानने की कोशिश करूंगी क्या सच में अभी इस वक्त पुतिन फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू मनीषा। मुझको ऐसा लग रहा है कि पुतिन अब फंसने लगे हैं और उसकी बड़ी वजह यह है, पुतिन के फंसने की बड़ी वजह ये लग रही है कि पुतिन ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी वाली तरीके से कदम तो उठा दिया है, लेकिन अब इंटरनेशनल जिस तरह से पूरा माहौल उनके खिलाफ जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि अब उनके पास पीछे हटने के वो ऑप्शन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिकली रूस पहले भी कमजोर था, स्ट्रॉन्ग उसकी इकोनॉमी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी स्थिति में। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि रूबल पिछले कुछ दिनों में 50% से ज्यादा गिर चुका है जब से उन्होंने युद्ध का ऐलान किया। रूस के जितने भी फॉरेन एसेट्स हैं वो सारे बैन कर दिए गए हैं, फ्रीज कर दिए गए हैं। व्यापार जो है धीरे धीरे, उसका एकमात्र जो साथी बचा है, जो मजबूत साथी, कमजोर साथी तो बहुत से होंगे, मजबूत साथी एक ही बचा है, वो है चाइना। इसके अलावा पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका, कनाडा, जापान, इन सारे लोगों ने उसको इकोनॉमिकली घेरने की प्लानिंग की है और शुरू भी कर दी है। तो इसीलिए वो बहुत बेचैन हो रहे हैं पुतिन, और जिस वजह से जो अंधाधुंध फायरिंग यूक्रेन में कर रहे हैं वो उसकी वजह यही है। बाकी डिफेंस एक्सपर्ट और ये फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं हमारे साथ इस चर्चा में, तो वो तो बताएंगे ही, लेकिन हमको लग रहा है कि वो अब विलेन बनते जा रहे हैं। विलेन को, क्योंकि अब जैसे जैसे कैजुअलिटी बढ़ेगी तो सिंपैथी जो थोड़ी बहुत भी है उनके खिलाफ हो जाएगी। और आज तो भारत के भी एक की वहां पे जान गई है, एक स्टूडेंट की। प्रधानमंत्री ने उनके फादर से बात नहीं की है। ऑब्वियस है कि वहां पे भारत सरकार का और भारतीय सेना का वहां पे कोई रोल नहीं है। वो तो कोशिश पूरी जारी है, 4 मंत्री भी इसमें नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें पुतिन की जो इमेज है मजबूत वाली, वो शुरू में तो उन्होंने हमला जो कर दिया था, ये वैसे ही होता है कि ये झुंझलाहट और गुस्से में किया गया हमला ज्यादा बता रहा है कि आपके पास ताकत थी तो आपने हमला कर दिया, अब आप उसका एक्सपेक्ट कैसे करेंगे। इस वजह से मुझको लग रहा है कि वो फंस रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली उनके लिए अब ऑप्शन कम होते जा रहे हैं। मैं इंद्रजीत जी का रुख करना चाहूंगी। सर, आप ये बताइए कि यूक्रेन को ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ में ही छोड़ दिया है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन क्या कोई कंट्री है या फिर कितने कंट्रीज हैं जो यूक्रेन के साथ हैं और इस वक्त यूक्रेन की मदद के लिए भी खड़े हैं? धन्यवाद आपके प्रोग्राम के आने के लिए। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन को काफी कंट्रीज आउटसाइड सपोर्ट कर रही हैं, उनको हथियार के रूप में दे रही हैं, फंड्स के रूप में दे रही हैं, और उनको आउटसाइड सपोर्ट दे रही हैं, क्योंकि वो इस समय वो नाटो के पार्ट नहीं है। दूसरा, जो यूरोपियन यूनियन में आना चाहते थे तो वो भी एक एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होगी, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है आने के लिए। तो इट्स ए प्रोसेस। तो वहां पे जो चीजें हैं, उनको एक टाइम पे लगा था कि उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यूएस ने भी और बाकी भी जितनी कंट्रीज थी उन्होंने ये बोला था कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अगर वॉर में जाते हैं तो यू विल बी टेकन केयर ऑफ। अनफॉर्चुनेटली
वो चीज नहीं हो रही है। अब रशिया और यूक्रेन बिल्कुल आमने सामने हो गए हैं। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो उन्होंने अपनी जो जनता है उनको बोला है कि आप सपोर्ट करिए, आप अपने 18 से 60 साल के जो पुरुष हैं उनको बोला है आप हथियार उठाइए, सेव द कंट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो वाइल उनके पास कोई बाहर की जनता जो फोर्सेस नहीं आ रही, उनको हथियार, हेलमेट्स, गन्स और बाकी वेपन्स जो दे रहे हैं बाकी कंट्री, पर उनके पास एक ही अभी आउटपुट है, आउट है कि वो खुद ही उनको लड़ना है, खुद ही ये जो वॉर है उसको खत्म करनी है। एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की जो वॉर के लिए तैयारी शायद नहीं थे, क्योंकि अगर हम देखें रशिया की जो इक्वेशन विजा विज जो यूक्रेन की फायर पावर इक्वेशन है उसमें काफी डिस्पैरिटी नजर आती है। तो उसके लिए हर जो व्यक्ति है, हर सिटीजन जो है वो आज की डेट में तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। जी, मैं गुलरेज जी का रुख करना चाहूंगी क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं और काफी नजदीकी से वो देख पा रहे होंगे कि आखिर भारतीय कदम क्या हो रहे हैं इस वॉर के जोन में। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 4 जो मंत्री हैं वो भारतीय मंत्री वो गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स पे वो तैनात हैं और वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इवैक्यूएशन हो रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप इस बात पे रोशनी डालें कि किस तरीके से इवैक्यूएशन हो रहा है और कितना टाइम लगेगा पूरे के पूरे बच्चों को वहां निकालने के लिए। देखिए मनीषा, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उस बच्चे को जो हमारा हिंदुस्तानी बच्चा वहां कॉन्फ्लिक्ट में शहीद हुआ है। तो भारत सरकार का सर्वप्रथम जो फोकस है वो यही है। हमने देखा कि आज प्रधानमंत्री महोदय ने भी हाई लेवल की मीटिंग की, 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को रवाना किया है कि आस पड़ोस के देशों से इवैक्यूएट कर सके और उस पे एयरफोर्स का भी उपयोग लेने वाले हैं। तो एयरफोर्स के जो मालवाहक जहाज होते हैं उनकी कैपेसिटी काफी होती है। तो मुझे लगता है कि अगले 2-4 दिन में सब बच्चों को हम लाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं 5 लाख से ज्यादा शरणार्थियों ने मूव किया है वेस्ट की ओर। तो वहां पर बॉर्डर्स जो हैं वो एक तरह से टाइट हैं, लंबे जैम लगे हुए हैं, क्योंकि इस विपदा के विषय में किसी ने सोचा नहीं था कि इतना एग्रेसिव अटैक होगा। सबको ये लग रहा था कि जो ये अटैक होगा वो ईस्टर्न यूक्रेन में होगा, शायद कीव तक नहीं पहुंचे, लेकिन अटैक जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। अभी मेरे बाद मैं ये भी थोड़ा विनती करूंगा हमारे डिफेंस एक्सपर्ट से कि ये जो वैक्यूम बॉम्ब नाम की चीज आज गिराई है ये क्या है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि एक क्लेम जो यूक्रेन ने किया है कि रशिया ने वैक्यूम बॉम्ब का उपयोग किया है। तो वैक्यूम बॉम्ब क्या है, वो कैसे काम करता है, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें। लेकिन अभी एक जो बात चल रही है, मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूं व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स। भू राजनीति में बड़ी प्रैक्टिकलिटी चलती है और अभी साहब यहाँ बैठक चल रही है कि यूरोपियन यूनियन में उसको लेना है कि नहीं यूक्रेन को। ये सब जो है ना, ये वॉर ऑफ वर्ड्स है, कोई असली वॉर नहीं हो रही है। और यूक्रेन को जो है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और नेटो ने मिलकर एक तरह से बलि का बकरा बनाया है। और ये आप मान कर चले, बिल्कुल भी यूरोपियन यूनियन में उसको सम्मिलित नहीं करेंगे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण और भी है कि रूस ने अभी जो उनका डिफेंस कॉन्वॉय जा रहा है, ऑफेंसिव कॉन्वॉय जा रहा है 60 किलोमीटर लंबा, जो कीव के कुछ ही किलोमीटर बाहर है और कीव की तरफ बढ़ रहा है। तो 60 किलोमीटर लंबा यदि सैनिक कॉन्वॉय जा रहा है, तो आप सोच रहे हैं क्या करना चाह रहा है रशिया। रशिया यूक्रेन के अंदर घुस में भी मार्च पास्ट करेगा और आप मानकर चलें कि कीव जो है वो भड़भड़ाकर गिरेगा। और जो हमको वेस्टर्न मीडिया के थ्रू बातें बहुत सारी आ रही हैं कि कीव ने बहुत अच्छा रेजिस्टेंस किया है, यूक्रेनियन सेना ने बहुत अच्छा रेजिस्टेंस किया है। थोड़ा मैं ज्योग्राफी पर प्रकाश डालूंगा और हमारे व्यूअर्स से निवेदन करूंगा कि नक्शा खोलकर देखें तो यूक्रेन का साइज जो है वो अफगानिस्तान इतना है और लगभग 1.5 गुना है इराक से। इराक को गिरने में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें अमेरिका को, जो कि दर्जनों अपने अलाइज देशों के साथ हमला किया था, 42 डेज से ज्यादा लगे थे। यहाँ ऐसा दिखता है हफ्ते भर के अंदर क्यों गिर जाएगा। तो चीजें रशिया के हक में बहुत सारी जा रही हैं। और इसका एक और थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि मेरा सिग्नल भी मैं प्रवास कर रहा हूँ।
तो और एक चीज हमने और भी इसमें देखी कि जो बैठक हुई यूक्रेन और रूस के बीच में बेलारूस की बॉर्डर पर, उसमें भी कुछ हुआ नहीं। मतलब रशिया टाइम बाय कर रहा है मीटिंग्स के बहाने, ताकि वो पूरा कीव को गिरा दे, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कर ले, उसके बाद जो है बैठकों की दौर चलेगा और फिर कुछ निर्णायक होगा। जी, 5 दिन हो चुके हैं इस हमले को और रशिया की अगर हम ताकत देखें, सैन्य बल की अगर हम ताकत देखें, तो वो अमेरिका की टक्कर का है, लेकिन फिर भी अभी तक छोटे से एक राष्ट्र को वो उस पर कब्जा करने में असमर्थ रहा है। लेकिन नहीं मनीषा, मैं इस पे थोड़ा सा मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं होता हूं क्योंकि अर्बन वॉरफेयर है, उसमें ऐसा नहीं है कि क्लस्टर बॉम्बिंग हो रही हो, आप क्लस्टर बॉम्बिंग कर भी नहीं सकते। तो अर्बन वॉरफेयर में समय लगता है। और मैं कह रहा हूं ना कि जब यूनाइटेड स्टेट्स सोल पावर था, जब 92 का इन्वेजन हुआ था, 91 का इराक का, उस समय एक ही पोल था दुनिया में, वो अमेरिका का था। अपने दर्जनों अलाइज के साथ जब 42 डेज तक बगदाद नहीं गिरा, तो हम तो सोच रहे हैं कि उससे 1.5 गुना बड़ा कंट्री 4-5 दिन में गिर जाएगा। तो इसमें अमेरिका का क्या टेक है इस पर, मैं जानना चाहूंगी अरुण जी से। हाँ, इसमें अमेरिका का टेक का टेक एकदम क्लियर है कि अमेरिका इस पर सैनिक कार्रवाई नहीं करना चाहता। अमेरिका इंतजार कर रहा, अमेरिका को शायद खुद भी उम्मीद नहीं थी, और अमेरिका इस बात से डरता है कि कहीं ये युद्ध गलत तरीके से ना बढ़ जाए, इतना एस्केलेट हो जाए, क्योंकि वो ये देख चुका है कि पुतिन जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। वो गैर जिम्मेदार राष्ट्र अध्यक्ष हो गए हैं, उनके पास में हथियार हैं, लेकिन वो उनके आसपास के सलाहकार उस तरह के नहीं हैं, और चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं, एक तरह से फॉर्मली वो एक तरह से फॉर्मेलिटी होती है वहां पर राष्ट्रपति चुनने की, लेकिन उस वजह से क्या है कि वो होलफुल पावर हो गए, उनको कोई सही तरह से सलाह नहीं दे रहा, तो वो जो चाह रहे हैं वो झुंझला रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और वो एक्शन उठा रहे हैं। कर्नल साहब हमारे साथ बैठे हैं। कर्नल साहब से पहले मैं ये समझना चाहूंगा, और ये जो सवाल उठाए गए, तो ये सैनिक वाला पर्सपेक्टिव हम पहले समझ लेते हैं कर्नल साहब से, कि ये एक तो पहला सवाल कि इराक को 42 दिन लगे थे, यूक्रेन को कम दिन क्यों लगेंगे। मुझको जहां तक जानकारी है कि पहले अमेरिका ने इराक को फ्लैटन टाइप का किया, पूरी तरह से डिसेबल किया और फिर घुसे। अभी कर्नल साहब ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि ये हुआ क्या था एक्शन, और यूक्रेन के लिए उनको फायर पावर यूक्रेन की देखते हुए और डिफेंस को देखते हुए क्या लगता है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, इराक और जो बाकी जगह पे जो यूएस ने जब हमला किया था उसके मुताबिक, और आज जो हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा एक फर्क है। पहली बात, यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट नहीं है, और इसी चीज को रशिया ने एक अपना मुद्दा बनाया कि अमेरिका यूक्रेन को नेटो में लाना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, अपने मिसाइल्स को उधर लाना चाहता है। इसी के फियर को कि यूक्रेन जो है इस जो नेटो वाला जो सीन है उसको ना आए उसमें, और उसके बाद वहां पे वो रशिया के जो पॉलिसीज हैं उनको फॉलो कर। ये चीज अमेरिका को नहीं ठीक लगी है, और अमेरिका इस समय क्यों वॉर में नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो नेटो का पार्ट नहीं है। अगर नेटो का पार्ट होता तो वो अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर पाता। तो इसीलिए जितनी भी यहाँ पे वेपनरी दे रहे हैं, जितना भी इन्होंने अपना एलोकेशन किया है फंड्स का, केवल आउटसाइड सपोर्ट के लिए किया है, जिससे कि यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं उसको फाइट कर पाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो जहां पे भी इन्होंने नेटो की जो फोर्सेस, जो फोर्स कमांडर भी हैं नेटो के, वो अपने आप को यूक्रेन में लॉन्च नहीं कर पा रहे, और सब ऑनलुकर्स की तरह जितने भी अटैक्स हो रहे हैं उनको वो देख रहे हैं। और दूसरी चीज, आज जो हथियार यूज किया अमेरिका ने, वैक्यूम बॉम्ब का जो वर्ड इस्तेमाल किया, मैं उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा एक्सप्लोजिव है जो सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेता है
और एक हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, और इतना इम्पैक्टफुल ये एक्सप्लोजन होता है कि इसकी जो ब्लास्ट वेव होती हैं वो काफी समय तक रहती हैं और डैमेज क्रिएट करती हैं, जो आप कन्वेंशनल जो कंडेंस्ड एक्सप्लोजिव होता है उसके मुताबिक। तो इसको हम थर्मोबारिक वेपन भी बोलते हैं इसको, और ये इसका इस्तेमाल एक चौकन्ना करने के लिए है कि ऐसा भी अब रशिया ने हथियार इस्तेमाल कर दिया। और जैसे कि हमारे को पता है कि उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को ऑलरेडी अलर्ट पे कर दिया है, तो एक ये बहुत ही सिचुएशन ग्रिम हो चुकी है वॉर के हिसाब से। और हमारे को आगे ये देखना है कि ये कैसे जो वॉर है वो आगे कैसे टर्न लेती है, क्योंकि कई जो है वैसे भी फॉल डाउन करेगा और दूसरे जो मेजर सिटीज हैं वो फॉल होंगे। पर अभी एक ये कन्वेंशनल वॉरफेयर रह नहीं गई है, एक ये वॉरफेयर जहां पे जो सिटी के अंदर वॉरफेयर है वो वॉर हो रही है, जहां पे लोकल्स भी इन्वॉल्व हो चुके हैं और आगे वो आर्मी को मूव करने के लिए रोक रहे हैं। तो बहुत ही एक डिफरेंट सिचुएशन ऑफ वॉरफेयर है। और साथ में एक और चीज मैं बताना चाहता हूं यहीं पे, एक कन्वेंशनल वॉर के अलावा अगर आपने देखा हो, यूक्रेन ने एक आईटी आर्मी क्रिएट की है साइबर वॉरफेयर के लिए, जिसमें वो अपने ही लोगों को बुला रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस टेलीग्राम चैनल पे लोग उसमें जुड़ चुके हैं, उनको टारगेट्स दे रहे हैं रशियन साइट्स का, जिसके ऊपर वो बोल रहे हैं कि आप इन साइट्स को डाउन करिए। और काफी सारी साइट्स जो रशिया की हैं वो उन्होंने ब्लॉक कर रहे हैं, डीडॉस अटैक्स लॉन्च कर रहे हैं। तो एक डिफरेंट तरह की जो वॉर हम इसमें एंटर कर चुके हैं। जी, एक तरफ आप देख रहे हैं कि जी शेख जी, आप कुछ बता रहे थे जी। देखिए, मुझे जो ये दिख रहा है ना, एक तरह का हताशा और एक पागलपन भी दिख रहा है यूक्रेन के पार्ट पर। ये वो शब्द का मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने ये भी कहा था वहां के राष्ट्रपति महोदय ने कि फॉरेन फाइटर्स भी यहाँ पर आए और रशिया से लड़े। तो इसका मतलब तो ये है कि इस प्रकार की चीजें चलती हैं कि सिविलियन वॉरफेयर, अर्बन वॉरफेयर और उसमें फॉरेन एक्टर्स का आना, फॉरेन आर्म्स तो आ ही रहा है। जैसे जर्मनी ने 500 स्टिंगर दिया है, अमेरिका ने भी 500 या 600 मिलियन के अस्त्र शस्त्र भेजने की बात की है। तो ये क्या होगा कि ये यूक्रेन को सीरिया में कन्वर्ट कर देगा। जो लोग इतने बार कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगी, नहीं साहब, थर्ड वर्ल्ड वॉर वगैरह नहीं होनी है शुरू। लेकिन अब जो भी वॉर होगी उसमें पंजा आजमाइश जो है वो दूसरे की जमीन पे सब करते हैं। इसमें भी मुझे दिख रहा है कि यूरोपियन यूनियन हो, नेटो हो या कोई अमेरिका हो, ये बीच में आए बिना हथियार सप्लाई करेंगे। ये चाहेंगे कि रशिया जो है वहां लंबा फंसे। थोड़ा सा हम लोग भूल जाते हैं कई बार, और जनता की भी जो मेमोरी होती है वो कम होती है। आप याद कीजिए कि डोनाल्ड रम्सफेल्ड जैसे लोग जो जॉर्ज बुश के शासनकाल में डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो कहते थे कि हु टॉक्स अबाउट द वेस्टर्न यूरोप या ओल्ड यूरोप, द न्यू यूरोप इज द वन क्रिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो कौन सा था कि वो बाल्टिक्स की कंट्रीज हुए, वो हंगेरी हुआ, वो स्लोवेकिया हुआ, जिन को भी इन्होंने नेटो में डाल दिया था। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं अमेरिका की शक्ति भी कम हो रही है, तो अब वो स्थिति नहीं रही है। एक बात को कहता हूं कि बलि का बकरा बनाया गया है यूक्रेन को। वर्ष 2008 के जो बुकारेस्ट अधिवेशन हुआ था नेटो का, उसमें कहा गया था कि हम वेलकम करते हैं यूक्रेन को और उनकी महत्वाकांक्षा को ज्वाइन करने के लिए नेटो। लेकिन 2008 से ये 2022 हो गया है, किसी ने उसको नहीं लिया, वो हाथ फैलाता रहा इनके सामने। अंततोगत्वा आज अकेला छोड़ दिया है। और आप मान के चल लीजिए मनीषा जी, ईयू में भी, यूरोपियन यूनियन में भी यही होगा कि अभी तो हम उसको नहीं ले पाएंगे। जी, आप बात कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो बना कर देगा कि, और लेकिन डेफिनेटली आप देखना जी, नाटो के जो सचिव हैं, वो महासचिव जो हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, वो उनका कहना है कि वो भी चुप नहीं बैठेंगे अगर लगातार इस तरह से अटैक्स होते रहे, तो वो भी चुप नहीं बैठे, नाटो भी चुप नहीं रहेगा। खैर वो अलग बात है कि यूक्रेन अभी इस वक्त नाटो का पार्ट नहीं है, लेकिन क्या तो हथियार देगा ना बस, मिल सकता है। नहीं, मैं मनीषा मैं और कर्नल साहब को तो बाद में शामिल इसमें करेंगे। मुझको ऐसा लगता है कि सीरिया यूक्रेन सीरिया नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि सीरिया यूरोप से भी बहुत दूर था, अमेरिका से तो ऑब्वियसली दूर था।
यूरोप की नाक के नीचे सीरिया बनने की इजाजत तो यूरोपियन यूनियन देगा ही नहीं। यूरोपियन यूनियन में भी इस बात को एग्री है कि रशिया को, बेसिकली रूस को ऑक्सीजन मिल रही थी जर्मनी वगैरह कुछ देशों से, जो इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे इसकी एनर्जी के लिए, इसकी गैस के लिए। गैस बहुत है रशिया के पास, और ऑब्वियस है कि उसके इन लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी था और सस्ती मिल रही थी। लेकिन उसको ये अमेरिका जब तक नाराजगी, इवन डोनाल्ड ट्रंप के समय तो कहा गया था कि नेटो डिफंक्ट हो गया है, इसको भंग कर देना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब अमेरिका को दोबारा ऑक्सीजन मिली है, और अमेरिका को जो लोग, मतलब सबका अलग अलग एनालिसिस हो सकता है, मेरा एनालिसिस ये है कि इस घटना के बाद अमेरिका बहुत तेजी से मजबूत होकर उभरेगा। अमेरिका में दुनिया की डिपेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है। अमेरिका कंपैरेटिवली बहुत सी गलतियां अमेरिका ने भी की होंगी, लेकिन कंपैरेटिवली अमेरिका रेकलेस नहीं है, गैर जिम्मेदार देश नहीं है उस हिसाब से कि भाई आपके मन का नहीं हुआ तो आपने मार दिया। ये है कि वो पुतिन को फ्रस्ट्रेट कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि अमेरिका में डिपेंडेंसी बढ़ेगी, हथियार अमेरिका से लोग खरीदना और शुरू करेंगे। जर्मनी ने तो कह दिया है कि भाई हम अब जो है वो बहुत हो गया, सेना पे कम खर्च करता था जर्मनी, लेकिन अब जर्मनी कह रहा है कि नहीं, अब हम बहुत को स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक बेहद आक्रामक देश हो गया है जो जब मूड होता है तो हमले कर देता है। मुझको ऐसा लगता है। और ये वाली स्थिति चाइना के लिए, लोग कह रहे थे कि ताइवान चाइना के लिए अब कठिन होता जाएगा, क्योंकि चाइना के को ऐसा मौका नहीं देंगे ये लोग। और अभी इकोनॉमिकली रूस के बहुत खराब दिन आने वाले हैं। मुझको तो लगता है कि उल्टी गिनती पुतिन की शुरू हो गई है। 23 साल हो चुके हैं, धीरे धीरे अब वो कमजोर होंगे और फाइनली उनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। टाइम इसमें लगेगा। अरुण जी, अगर ये यूरोपियन यूनियन अगर उनकी मंजूरी को एक्सेप्ट कर लेता है और मतदान जो है वो यूक्रेन के समर्थन में आता है, तो फिर क्या क्या नुकसान हो सकता है रूस को और क्या फायदे हो सकते हैं यूक्रेन को? यूक्रेन को क्या फायदे होंगे ये तो बाद में पता लगेगा। अभी तो बेचारा जो है युद्ध से जूझ रहा, तो फायदा वाली चीज ज्यादा अभी हम लोग फायदा नहीं कह सकते। ये कहिए कि संबल मिलेगा क्या। यूरोपियन यूनियन में शामिल करने से अभी आसानी से शामिल नहीं होगा, उसकी प्रोसेस होती है, और यूरोप इतनी आसानी से फैसला करते भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होगा यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से कि फिर नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी कि भाई हमारी जिम्मेदारी है यूक्रेन की रक्षा करना। तो इस वजह से फाइनेंशियली देखिए, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या हुआ कि स्विट्जरलैंड जो हमेशा हर मौके पे न्यूट्रल हुआ करता था, कल स्विट्जरलैंड ने भी यूरोप और अमेरिका का साथ देते हुए कहा कि भाई फाइनेंशियली रूस के बैंकों को, रूस के बिजनेसमैन को हम अपने यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में काम नहीं करने देंगे। ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट इसलिए लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता क्योंकि इकोनॉमिकली हम लोग ज्यादा बात नहीं करते। रशिया के लिए आपको $650 अरब के एसेट्स करीब करीब फ्रीज हो चुके हैं। सारे एसेट जो यहाँ वहां पूरी दुनिया में फैले हुए थे, खासतौर पर अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, यूरोप में, ये सारे फ्रीज हो गए हैं। स्विट्जरलैंड में भी। स्विट्जरलैंड आमतौर पर वहां का बैंकिंग सिस्टम, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, पिछले 50-60 सालों से कभी भी स्विट्जरलैंड साथ में नहीं आता था। इवन जब टेररिज्म वाला मामला आया था तब भी स्विट्जरलैंड ने न्यूट्रल रुख ही रखा था। जब अमेरिका ने तब फ्रीज करना शुरू किए थे तब भी। मुझे लगता है ये एक डिसीजन वो होगा यूक्रेन को। हाँ, इस दौरान क्या क्या मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि ज्यादा मजबूत पावर रशिया है, तो इसमें दिक्कत होगी। कर्नल साहब से मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो आमतौर पे प्रोटोकॉल होता है न्यूक्लियर पावर वाला, ऑब्वियस है कि धमकी देने को तो सब दे सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि रशिया एकदम उससे लगा हुआ है यूक्रेन से, तो क्या रशिया इस तरह की गैर जिम्मेदारा काम कर सकता है कि यदि वो न्यूक्लियर बम
या न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा तो रशिया को भी तो उससे नुकसान होगा, और खासतौर पर इंटरनेशनल वाले मौके में इस तरह की जब केमिकल वॉर सद्दाम हुसैन ने वहां गिराए थे, उससे इतना जबरदस्त रिएक्शन हुआ था। तो क्या आपको लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है, प्लस जो प्रोटोकॉल होता होगा जो ऑब्वियस है कि हम लोगों से ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझते होंगे, तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कितनी बड़ी थ्रेट है और क्या इसका खतरा कितना ज्यादा है। बिल्कुल, मैं 2-3 पॉइंट्स कवर करूंगा। आपने मनीषा, मुझे आवाज नहीं आ रही, आपको आ रही मेरी? जी आ रही है। एक ऐड करना चाहूंगी, मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि आज ये 2 क्रूज मिसाइल भी लॉन्च किए गए थे और खार्किव में वो गिराए गए थे। तो वो भी एक है कि मतलब एक तरीके से वॉर के जो प्रोटोकॉल्स है उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई है, उसका उल्लंघन करने की भी कोशिश की गई है। तो एक छवि जो है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खराब हो रहा है। तो एक पॉइंट भी बनता है, जो अरुण जी ने कहा वो तो है ही, लेकिन इसमें एड ऑन एक ये चीज है कि आज की जो घटना है वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है जो रशिया के खिलाफ होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं 2-3 पॉइंट पे आप जिक्र करूंगा। एक, पहले फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में, जो स्विफ्ट सिस्टम में हम लोग बात कर रहे थे। तो जहां पे हम बोल रहे हैं कि यूएस ने बोला है कि हम रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से डिबार कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, बैकडोर एंट्री चाइना से ले रहे हैं। और ये जो वॉर की प्लानिंग थी, ये प्लानिंग जो अभी नहीं हुई है, 6 महीने से कहीं प्लानिंग चल रही थी। और इस तरह की प्लानिंग के लिए उनको ये पता था कि स्विफ्ट का जो बैन है ये होगा ऑलवेज, तो दे वर ऑल रेडी फॉर इट, उनके लिए रेडी थे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी जो है वो 10% जो है वो रशिया के पास है जी, ऑफ ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी की हम ओवरऑल वैल्यू जाने तो वो 2.43 ट्रिलियन के आसपास है। तो आप हिसाब लगा लो कि कितनी वैल्यू उनके पास 10% ऑफ ओवरऑल लोग जो उनमें क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूएस ने उन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनको फ्रीज करने के लिए बोला, जो लोग जो माइन कर रहे हैं जिनके वॉलेट्स हैं उनको फ्रीज करने के लिए बोला। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा यह है कि यूक्रेन में जो क्रिप्टो करेंसी की डोनेशंस आई हैं वो 15 मिलियन के आसपास आ चुकी है आज की डेट में, जिससे कि वो वॉर को फाइट कर पाए। तो अगर आप देखो कि ये जो नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर की तरह नहीं लड़ा जा रहा, एक ये डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर है, और जहां पे फॉग ऑफ वॉर बोलते हैं हम, कि कोई भी जनरल या यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है इस केस में यूक्रेन के, वो कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बाहर के लोग भी फाइटिंग करने आ सकते हैं, वीजा नहीं चाहिए होगा उनको। तो ये फॉग ऑफ वॉर सिचुएशन में ऐसी डिक्लेरेशंस आती हैं, पर उनका क्या मायने होता है, उनको कैसे हम एक्चुअल ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करते हैं, वो एक मेजर इशू होता है। तीसरा पॉइंट ये है, आज की जो क्रूज मिसाइल जो फायर की उन्होंने, और रेजिडेंशियल एरियाज पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर फायर कर रहे हैं, तो एक ये मेजर चैलेंज जो रशिया क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये पब्लिक एरियाज में फायरिंग कर रहा है। इनका मेन ये होना चाहिए था, इनको मिलिट्री बेसिस के ऊपर फायर करना चाहिए। तो या तो इनके मिसफायरिंग है या फिर ये प्लान्ड है। ये केवल रशियन फोर्सेस ही जान सकती हैं कि वो क्यों ऐसे फायर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन इश्यू क्रिएट कर रहे हैं इस प्रकार की फायरिंग करने के लिए। और आप ही बोल रहे हैं कि एक मिसफायर भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ये बहुत सारे केस हैं कि मिसफायर भी हो। और अगर आप देखो, बड़े सारे लोग जो ट्रूप्स जो हैं वो पीओडब्ल्यू भी लिए जा रहे हैं रशियंस। सो और बहुत उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये वॉर इस समय एक ऐसे फेज में चली गई है कि इसका एंड कोई अगर बोले कि ये प्रिडिक्ट मैं कर पाऊंगा, शायद अभी इमीडिएटली नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फॉरेन फोर्सेस भी हैं, फॉरेन की सपोर्ट भी है, रशिया अपना मसल्स को फ्लेक्स कर रहा है। और यहाँ पे आप जो बता रहे थे कि न्यूक्लियर फोर्सेस, क्योंकि ये न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस है, इनका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के किया जाता है, क्योंकि ये केवल एक कंट्री के ऊपर नहीं, एक ये वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं। तो इवन पुतिन ने ये बोला भी है कि न्यूक्लियर फोर्सेस को मैं अपना वो करूंगा
इसलिए केवल वो यूएस और बाकी जो कंट्रीज को डराने के लिए कर रहे हैं इस समय। इसका इस्तेमाल करना डायर नेसेसिटी हो या डायर ऐसी स्टेट हो या मूर्खता हो बेसिकली, तब उस केस में किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। जी, गुलरेज जी का रुख करना चाहूंगी। जैसा कि अभी मेरे साहब कह रहे थे कि मिस मिसाइल या मिस फायरिंग हो सकती है मिसाइलों की, ऐसा वो कह रहे हैं। तो आप देखिएगा कि आज जो उनका पैटर्न है, 2 मिसाइल्स जो हैं वो खार्किव में ड्रॉप होती हैं और उसके बाद ऐसे भी आशंका जताई जा रही है कि आज नहीं तो कल तक कन्वेंशनल बॉम्बिंग हो सकती है वहाँ पे। और इंडियन एम्बेसी या फिर इंडियन एडवाइजरीज देखिए एम्बेसीज की, डिफरेंट एम्बेसीज की, तो वो यही कह रहे हैं कि देखिए अर्जेंट इज एज सून एज पॉसिबल लोगों को वहां से इवैक्यूएट करा दिया जाए, खार्किव से भी, कीव से भी। अगर सिर्फ मिस फायरिंग है तो ये फिर तो एक संयोग ही है कि फायरिंग हो गई, वो कहीं पे भी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये है कि मतलब कि रशिया के बगल में वो खार्किव जैसी जो जगह है, तो शायद सिर्फ मिस फायरिंग हुई, लेकिन डबल फायरिंग कैसे हो सकती है? देखिए मनीषा, मुझे एक तो आवाज आपकी इस पे नहीं आ रही, लेकिन हाँ मैंने आपकी लाइव के थ्रू आवाज सुनी है, तो मेरी बात आपको आवाज आ रही है। मैं आगे बात को ले चलता हूँ। मुझे लगता है कि पुतिन साहब भी जो है वो बड़े वेपन्स का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कन्वेंशनल पावर डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है दोनों देशों के बीच। फिर आप देखिए कि 60 मील का, यदि 60 किलोमीटर लंबा, 40 मील से ज्यादा का यदि मिलिट्री कॉन्वॉय इसके कीव की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब ही यही हुआ कि नॉन कन्वेंशनल वेपन का उपयोग नहीं करने की इच्छा है। और अभी हमारे जो न्यूज 18 के स्टूडियो में बैठे हैं मित्र, वो कह रहे थे कि सीरिया नहीं बनने देंगे यूक्रेन को। तो उसकी एक ही चीज है कि या तो फिर रशिया को जो करना है वो करने दिया जाए, क्योंकि आप देखिए कि अब जो स्टेक पर रखा है ना, वो रशिया की अपने सराउंडिंग के अंदर अथॉरिटी भी स्टेक पर है। हमने ये भी देखा था कुछ समय पहले कजाकिस्तान में भी एक सत्ता परिवर्तन का प्रयास हुआ था, लेकिन रशिया ने वहां भी अपनी फोर्सेस को भेजकर उसको रोका। तो अभी रशिया को आप ठीक है सुपर पावर ना माने, ग्लोबल पावर नहीं माने, लेकिन जो रीजनल हेजेमनी है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बात सच है कि उसके ऊपर बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन ये दो धारी तलवार भी होती है। ये रशिया जो है ये नॉर्थ कोरिया नहीं है और ना ही ये ईरान है, क्योंकि जब आपके पास कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल पावर खूब सारा होता है और जब आपके फाइनेंशियल हितों को बिल्कुल कट किया जाए, तो ऐसे में वॉर का फैलने का बहुत डर रहता है। इसीलिए मैंने कहा था जिस दिन स्विफ्ट के सैंक्शंस आए थे उसी दिन मुझे लगा था कि अब जो है वॉर स्पिल हो सकती है, क्योंकि मैं बड़ी कन्वेंशनली आज तक ही कहता रहा हूं कि वॉर स्पिल नहीं होगी। मेरी बातों में भी कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखता है, लेकिन क्योंकि भू राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ग्रे ज्यादा होती है, तो मैं ग्रे एरिया को भी टच कर रहा हूं यहाँ पर। और आज एक और चीज हुई है कि चीन ने अमेरिका को धमकी दी है। चीन ने यह कहा है यदि ताइवान के विषय में यदि अमेरिका बीच में आया तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो आप थोड़ी सी चीज को मैच कीजिए। जो अमेरिका की एक तरह से आप देखिए कि नाक कटी है यहाँ पर जाकर, उसकी वजह से चीन भी अब उछल रहा है कि वो कुछ ना कुछ बड़ा कर सकता है। और यदि सपोज करें कि इसी दरमियान यदि कुछ कोऑर्डिनेशन है, हमको नहीं पता कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को तो मैं रेखांकित करूंगा। कुछ दिनों पहले शी जिनपिंग जो है वो मिलते हैं व्लादिमीर पुतिन से। पुतिन खुद विंटर ओलंपिक की जो लॉन्चिंग सेरेमनी थी उसमें जाते हैं। 20 तारीख को विंटर ओलंपिक समाप्त होते हैं और 21 को ही वो जंग कर देते हैं यूक्रेन पर। मतलब विंटर ओलंपिक्स को कंप्लीट होने के लिए रुकते हैं। चीन का कहीं ना कहीं अभी सपोर्ट दिख रहा है सैंक्शंस के प्रति, लेकिन यदि कोऑर्डिनेटेड मूव में चाइना भी कुछ करता है ताइवान पर, तो क्या अमेरिका दो फ्रंट खोल पाएगा? और फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन रहेगा उसके लिए, ये चीज भी एक सामने आती है। जी, और अरुण जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि जैसा कि ये कह रहे हैं कि अमेरिका को बैक टू बैक जो है वो एक
स्टेटमेंट मिल रहा है या फिर एक वार्निंग मिल रही है कि आप इंटरफेरेंस ना करें, चाहे वो रशिया हो चाहे वो चाइना हो, दोनों की तरफ से है जो उनको एक वार्निंग मिल रही है कि आप अपना हस्तक्षेप ना करें। तो एक अमेरिका जो है हमेशा जो अपना अस्तित्व या फिर अपना नाम जो है प्रतिष्ठा के ऊपर रखा है, मतलब कि वो अपनी प्रतिष्ठा से ऊपर किसी को नहीं रखा, अपनी इज्जत से ऊपर किसी को नहीं रखता। तो क्या एक प्रेशर बन रहा है अमेरिका पे कि वो कुछ एक्शन ले या फिर वो वही शांत बैठेगा? अमेरिका के क्या एक्शंस हो सकते हैं इस पर? नहीं, अमेरिका के पास शांत रहने के विकल्प तो खत्म हो चुके हैं। अमेरिका को डिसाइसिव एक्शन तो लेना पड़ेगा। देखिए, इसमें यही होता है कि एक्शन अगर अमेरिका नहीं लेगा तो उसके दोस्त उसका साथ छोड़ने लगेंगे। अब ये है कि अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेता है या फाइनेंशियल वाले कदम उठाता है। मुझको ऐसा लगता है कि अमेरिका मिलिट्री वाले एक्शन सीधे नहीं लेगा, क्योंकि अमेरिका युद्ध को एस्केलेट नहीं करेगा। जो मैंने बताया था 2008 में भी ऐसी हुआ था, जॉर्जिया में रशिया ने हमला किया था और तब अमेरिका ने सैनिक कदम नहीं उठाया था, लेकिन अमेरिका ने ह्यूमैनिटेरियन मानवीय आधार पर बड़े पैमाने पे जॉर्जिया को मदद देनी शुरू कर दी थी। और उसका फायदा ये हुआ था कि रशिया पीछे हट गया था। रशिया ने ना तो अमेरिका के किसी प्लेन पर अटैक किया था, ना उन रनवे को निशाना बनाया था जिसमें अमेरिकी मदद वाले प्लेन उतर रहे थे। तो मुझको ऐसा लगता है कि अमेरिका के पास खोने को ज्यादा कुछ अब नहीं है। अब कमजोर उसको बहुत लोग कह चुके हैं। इसलिए अमेरिका की आर्थिक ताकत भी उसकी सैन्य ताकत से ही आती है, जो रशिया के साथ नहीं है। रशिया आर्थिक ताकत नहीं है, सैन्य ताकत है, लेकिन रशिया एक तरह से एक कोने में पड़ा हुआ देश है आर्थिक तौर पर। सैन्य तौर पर वो अपना हथियार बेचता रहता है, भारत भी उससे बहुत हथियार खरीदता है। तो लेकिन रशिया अच्छा, पे मैं है ही। खन्ना साहब से एक चीज में पूछना चाहूंगा कि ये मुझको याद आता है सर्बिया वार के बारे में मैंने पढ़ा था। उस समय स्लोबोदान मिलोसेविच ने भी इसी तरह का रेकलेस वो किया था और बड़े पैमाने पर वहां पर लोगों को मरवाया था, निहत्थे लोगों को। उसके बाद उन पर युद्धबंदी का मामला चला था इंटरनेशनल कोर्ट में और उनको सजा भी हुई थी। तो क्या ये बताइए कि यदि ये वाला जो यूक्रेन में अनप्रोवोक्ड वॉर, पहले वॉर तो शुरू किया रशिया ने, क्या इसमें यदि वो अननेसेसरी सिविलियन ठिकानों पर नागरिकों पर जानबूझ के वो चलाते हैं, मिसाइल मारते हैं और लोगों को बड़े पैमाने पे जान माल का हानि होती है, या आपने जो बताया जो वैक्यूम बम है, वैक्यूम बम भी तो एक ब्रूटल फोर्स है खासतौर पर सिविलियन इलाकों में। तो क्या ये वाला मामला उस तरफ नहीं जाएगा क्या? तो ठीक है, आज युद्ध वो, लेकिन ये एक मामला बनता है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हो क्या रहा है कि इसको वॉर क्राइम्स बोलते हैं हम लोग। और इस प्रकार के जो वॉर क्राइम्स होते हैं, अगर एक ब्रूटल फोर्स यूज करके वॉर क्राइम किया जाए और जहां पे उसको जस्टिफाई ना किया जाए, वहां पे हम इनको क्रिमिनल कोड ऑफ जस्टिस में वॉर क्राइम्स के अंडर इनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। एंड अगर वो होता है तो एक बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन हो जाएगी, एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। ऑलरेडी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको जेनोसाइड डिक्लेयर किया है। और क्योंकि सिविलियन लोग मारे जा रहे हैं, कोल्ड ब्लडेड मारे जा रहे हैं, तो वॉर क्राइम केस में पुतिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट हो सकते हैं, उसमें आ सकते हैं और बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होगा। पर यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन के प्रेसिडेंट हैं, उनको बुक्स पे लाना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम होगा। और क्योंकि उनकी बैकडोर फ्रेंडशिप अब चाइना के साथ है, अगर हम ग्लोबल ऑर्डर देखें, रशिया और चाइना दोनों एक साइड पे आ गए, जो कि पीछे चाइना कुछ बोल नहीं रहा, बिल्कुल म्यूट स्पेक्टेटर एक गेम खेल रहा है। और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज और जो नेटो कंट्रीज हैं वो एक साइड पे आ गई। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत चैलेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर ये अगर देखा जाए, क्योंकि चाइना बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एरिया एंड उसका जो रीच है बहुत बड़ा हुआ है। रशिया सेम वे एक स्ट्रॉन्ग नेशन है। तो इट्स ए
वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और जो आप बता रहे थे कि आने वाले टाइम में ताइवान के ऊपर ऑक्युपाई चाइना करेगा, तो हमारे लिए एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होगी। और वो ज्यादा दिन दूर नहीं लग रही है, क्योंकि जिस प्रकार से यूक्रेन के ऊपर अटैक हमला होना और बाकी जितनी कंट्रीज है मेयर स्पेक्टेटर्स की तरह देखना, तो चाइना जब ताइवान के ऊपर हमला करके उसको ऑक्युपाई करेगा, वो तो बोलेगा कि भाई ये मेरा ही तो कंट्री है, व्हाई यू इंटरफेयरिंग। सो एक ये बहुत ही बोल्ड ऑर्डर होने वाला है। तो एक बात मुझको बताइए, मतलब हमारे दर्शकों को बताइए, सबसे रोचक ये कि भारत को किस तरफ जाना चाहिए। एक तो होता है विदेश नीति के लिहाज से ऑब्वियस है कि भारत न्यूट्रल रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से, चूंकि चाइना भी हमारे ठीक नाक के नीचे खड़ा हुआ है, तो भारत को कन्वेंशनल विजडम क्या कहता है, किस तरफ जाना चाहिए भारत को? इस समय न्यूट्रल रहना चाहिए और आने वाले टाइम में भी न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से, अगर आप देखें रशिया पे हम वेपन्स के लिए काफी सारे डिपेंडेंट थे, बाकी और भी सारी चीजों के लिए भी डिपेंडेंट थे, चाइना के साथ हम डिपेंडेंट हैं, अमेरिका से हम डिपेंडेंसी होगी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एक न्यूट्रल पोस्चर और एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल पोस्चर रखना हमारे हित में है। और जो हम एब्सटेन किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर वोटिंग से, वो एक राइट स्टेप है। क्योंकि लेकिन कर्नल साहब ये बताइए कि ये लॉन्ग टर्म में अभी शुरुआती लेवल पर ये, लेकिन जैसे जैसे कैजुअलिटी बढ़ेगी और रशिया अगर और ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल करता है और ज्यादा नागरिक मारे जाते हैं, हमारा एक स्टूडेंट की आज डेथ हुई भी है, और वैसी स्थिति में क्या भारत के लिए न्यूट्रल बने रहना एक तो पॉसिबल होगा? एक तो एक बात है, दूसरा अमेरिका और पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर पर यूरोप और अमेरिका, जब ये कहेंगे, पूरे देशों से कहेंगे कि भाई अब ये मौका आ गया है कि रूस को पूरी तरह अलग थलग किया जाए, तो क्या भारत के पास ये विकल्प होगा कि न्यूट्रल रह के वो इन सारे देशों से दुश्मनी मोल ले या इनकी बैड बुक में आए? बिल्कुल। सो आई विल जस्ट टेल यू, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पे लेके जाना चाहता हूँ। पहले इंडिया जो था, कर्नल साहब, बात ये आप कह रहे हो कि अभी न्यूट्रल रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सही रहेगा हमारे लिए कि न्यूट्रल रहे, इट इज वेरी सेफेस्ट वे। सो अकॉर्डिंग टू मी, जब आप ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल रहे, वहीं पे मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि बहुत सारे छात्रों को या फिर इंडियन सिविल्स को टारगेट किया जा रहा था रशियन आर्मी के द्वारा कि आपने इंडिया ने, भारत ने यूएन में हमारे लिए वोट नहीं किया और वो न्यूट्रल था, इस वजह से हम आपको मार रहे हैं, या फिर जो भी, मतलब वो अटैक उसको इस वजह से किया गया। तो क्या वो सही था? प्लस जैसा कि अरुण जी ने भी कहा कि मतलब हमारा एक छात्र मारा गया है, और अगर इस तरह से मरने वालों की संख्या बढ़ती है भारतीय या फिर किसी भी देश के, तो क्या हमारा न्यूट्रल रहना वाजिब होगा, लाज़मी होगा? मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एक स्टूडेंट की डेथ होना एक बहुत ही दुखद घटना है आज जो हुई है, पर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हम लोग डिस्कशन करते हैं वहां पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हम पहले यूएसएसआर और फिर रशिया के अलाइज थे काफी समय तक, उसके बाद हम अमेरिका की तरफ रुझान रखा हमने, एक न्यूट्रल रोल में आए हम लोग, जहाँ पे आप लोग देखा होगा कि बहुत सारे लोग वहां पे जाके पढ़ते हैं, काफी सारी जो कंपनीज हैं उनके जो सीईओज हैं, एमडीज हैं, वो इंडियंस हैं। और जो रशिया की साइड भी है, हमने वहां पे अभी रिसेंटली S-400 भी लिए, सो सबसे बड़ा पोटेंट वेपन हमने खरीदा, जो हमने अमेरिका की विल के अगेंस्ट लिया था, राइट, जहां पे हमको डर भी था कि अमेरिका हमारे पे सैंक्शंस लगाएगा। पर यहाँ पे अगर हम न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि हमारे को दुश्मनी का एक रीजन चाहिए, चाहे वो क्या वो हमारी टेरिटरी में इंट्रूड कर रहा है या फिर हमारे को कोई डैमेज कॉज कर रहा है, तो अगर कोई रीजन नहीं होता तो हमारे को एक पोस्चर चेंज करना, हमारे को अपनी पोजीशन चेंज करना एक नॉट एडवाइजेबल एट दिस मोमेंट, क्योंकि इंडिया जो एज ए कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड है, एक स्टेबल कंट्री में के रूप में मानी जाती है, और चाहे रशिया या अमेरिका दोनों के बीच में उनको ये पता है कि एक ये बहुत डिफरेंट तरह से स्टांस नहीं लेंगे, एक वो स्टेबल स्टेप लेंगे, और हमारे को उसी से ही स्टिक करना चाहिए।
दूसरी चीज क्या है कि बच्चे जो हमारे यहाँ पे हर्ट हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट लोग उनको अफेक्ट कर रहे हैं, कोई क्राइम्स हो रहे हैं, ये ग्राउंड रियलिटी की बातें हैं। और इनके लिए जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं, फॉरेन मिशंस हैं, उनका मेजर रोल प्ले होता है यहाँ पे, क्योंकि ग्राउंड पे ये सब चीजें वॉर के टाइम पे होना बहुत लाजमी है। और उनको एक्सप्लोइट करना, जो इस समय इंडिया ने बहुत ही अच्छा जो ऑपरेशन गंगा कर रहे हैं, तो उसके तहत जो वहां से लोगों को एक्सट्रेट कर रहे हैं, बच्चों को एक्सट्रेट कर रहे हैं, शायद ये पहले अगर किया होता तो आज हम इस सिचुएशन में ना होते। पर नेवरदलेस ये चीज आज हो रही है, ये हमारे लिए एक बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है, क्योंकि हमारे बच्चे वहां पे इफेक्ट ना हो, ये हमारे को देखना। जी, मैं बुलेश जी का रुख करना चाहूंगी, उनसे पूछना चाहूंगी कि रूस अपने देशवासियों के लिए कितनी मुसीबतें उत्पन्न कर रहा है। और दूसरी चीज ये भी मैं पढ़ रही थी, वहां पे ही लिखा था कि रूस जो है एक क्लियर पैसेज छोड़ रहा है। एक तरफ तो वो कह रहा है कि वो इंडियन सिटीजन्स को उन्होंने टारगेट भी किया है बीते दिनों, लेकिन अब कल मैं पढ़ रही थी कि वो एक क्लियर पैसेज भी छोड़ रहा है जो सिविलियंस हैं, जो यूक्रेन के नहीं है या फिर जिनको इवैक्यूएट होना है, उनके लिए एक अलग से रास्ता वो छोड़ रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें, और अगर ये सच है तो इसका अर्थ क्या निकलता है? क्या वो एक दोस्ती का भी रास्ता अपना रहा है, एक तरफ एक डिप्लोमेटिकली खेल रहा है? देखिए मनीषा, रूस के 2-3 मकसद हैं इसमें, वो बड़े साफ साफ नजर आते हैं। पहली बात तो जो कीव में सरकार बैठी है, आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ये प्रो वेस्ट, प्रो नाटो, प्रो अमेरिका गवर्नमेंट है, तो इसको गिराकर अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठाना। हालांकि रशिया ये बात कहेगा उसमें कि हम तटस्थ सरकार चाहते हैं जो किसी का सपोर्ट नहीं करे, लेकिन फैक्ट यही है कि वो चाहेंगे कि उनके खेमे की सरकार, उनके सपोर्टर गवर्नमेंट वहां बैठे। तो पहला उनका एम यह है। दूसरी बात, जो पुतिन साहब कहते हैं, उनकी बहुत सारी एग्जेजुरेट कर रहे हैं चीजों को, ये सच है। देखिए कुछ चीजों में सच्चाई भी है। जो एक शब्द उन्होंने कहा कि डीनेजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन जरूरी है, आप यूट्यूब पर जाएं, व्यूवर्स भी जाएं, उसमें एक टर्म आप यूट्यूब पर टाइप करें, नियो नाजिज्म इन यूक्रेन, तो आपको आज से 6 या 7 साल पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मिलेगी कि किस प्रकार से न्यू नाजीज का राइज हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? बेसिकली वेस्टर्न यूक्रेन में, जो यूरोपियन यूनियन से लगा हुआ खतरा है, तो उस क्षेत्र में ज्यादा न्यू नाजीज का राइज हो रहा है। तो वो अपने आप में एक बड़ी चीज है, उनके लिए चुनौती है। और आप यदि थोड़ा ऑनलाइन भी सर्च करेंगे, ओकुस बटालियन, तो ये क्या है? ओकुस बटालियन ये लगभग 12 से 14 हजार एक्सट्रीम राइट विंग फाइटर्स है, नियो नाजी फाइटर्स है, जिनको वर्तमान प्रेसिडेंट की सरकार ने मिलिट्री के अंदर इंगल्फ कर लिया है। तो ये 12-14 हजार एसएस टाइप के जो हैं, और आप इनका यदि आप सिंबल्स भी देखेंगे तो जो हिटलर की एसएस हुआ करती थी नाजीज की, उससे मिलते हुए इनके लोगोज हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं वो सच कह रहे हैं कि नियो नाजिज्म जो है वहां पे ऑन राइज है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, अभी हमारी बात हो रही थी कि इसके पहले जो सर्बिया की वॉर हुई थी, वहां पर विक्टर मिलिचनोविच के ऊपर वॉर केस भी चले थे और उनको सजा भी हुई थी। लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि वो सर्बिया था और वो मिलिचनोविच थे, और यहाँ पर यदि बात करें तो ये रशिया है, वो पुतिन है। तो आप ये सब उस लेवल पर उनके खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि यदि आप करेंगे तो वॉर का जो एक्सप्लोजन और एक्सपांशन होगा, उससे पूरी दुनिया जल जाएगी। ये कोई भी नहीं चाहेगा, ये अमेरिका भी नहीं चाहेगा, ये यूरोपियन यूनियन भी नहीं चाहेगा। अभी आपका एक और प्रश्न था कि जो रशिया की आवाम है, जो जनता है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सब हरकतों से? तो डेफिनेटली दे हैव टू टाइटन देयर बेली, उनको आर्थिक नुकसान होंगे। अब आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा यदि होगा तो फिर इसमें ये होता है कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वहां की जनता खड़ी हो जाए। लेकिन इसमें दो चीजें होती हैं, 2 तरह की रिएक्शन होती है मनीषा इसमें। ये जब स्ट्रॉन्ग मैन के खिलाफ आवाम खड़ी होती है, तो या तो वो आवाम को दबाता है या उसका दिमाग डाइवर्ट करता है। डाइवर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है वो पोलैंड पे या कहीं और हमला कर दे, जिससे वॉर और ज्यादा फैल जाए और उनकी रूस की आवाम उनके फेवर में आ जाए। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह है
कि एक शेर का शिकार के लिए जैसे एक बकरी को छोड़ दिया जाता है और जो हंटर है वो एंजॉय करता है एट द कॉस्ट ऑफ दैट बकरी, और जो शेर है वो भी शिकार करने जाता है उसी बकरी का। तो ये बकरी है वो यूक्रेन और यूक्रेन की जनता बन चुकी है इसमें। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे जनता को पहुँचाने के लिए। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।